नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपन ने यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर भी जो कल अपन ने जो सीरीज चलाई थी यहाँ पे जीके प्रथम पेपर से संबंधित, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन यहाँ पे फिर से उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और की फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, कल अपन ने यहाँ पे आपकी जो कमेंट्स आई थी उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर से संबंधित भी अपन ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज चलाई थी। वो सीरीज अपन ने देख ली थी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अपन ने क्वेश्चन नंबर 98 तक देख लिया था। अब अपन यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे 99 से, यानी लगातार ही अपन रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखेंगे, यहाँ पे लगातार रखेंगे। तो 98 कल कंप्लीट कर लिया था, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। और जो आज स्टार्ट करेंगे वो यहाँ पे 99 से स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि छोटी क्लास रखेंगे। शाम को अपन MCQs लेते हैं, तो यहाँ पे सुबह जो मॉर्निंग के अंदर है वो यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पर छोटी क्लास रखेंगे। तो तुरंत यहाँ पे आंसर टाइप करते हुए रहना है दोस्तों यहाँ पे। तो सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे, फिर यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं अपन। और क्लास दोस्तों कैसी लगी थी कल वाली और आज वाली, आगे की क्वेश्चन कैसे लगेंगे वो भी मेरे को ज़रूर बताना आप लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं और जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 99, क्योंकि 98 तक अपन ने कल कर लिया था। तो यहाँ पे आज जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो 99 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो चौतारा कामायचा कौन से लोग वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे चौतारा है, कामायचा है, ये कौन से लोग वाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 99 के अंदर। दोस्तों अपन कंटिन्यू सीरीज रख रहे हैं, मतलब कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 98 तक कर लिया था। तो आज अपन 99 से स्टार्ट करेंगे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तत्ववाद्य यंत्र, यानी जिन वाद्य यंत्रों में तार का उपयोग किया जाता है उसे तत्ववाद्य यंत्र, जिनमें हवा का उपयोग किया जाता है उसे सुशिर, और जिसमें चमड़े की या किसी जो स्किन होती है उसके आधार पर वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। और धातु से संबंधित यहाँ पे यानी धातु से संबंधित वो घन वाद्य और अनुवद वाद्य यंत्र होते हैं, वो यहाँ पे किससे संबंधित होते हैं, किसी चमड़े से बने हुए होते हैं। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं: सुशिर, तत्व, घन और अनुवद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 100, फड़ बांसते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फड़ की बात कर रहे हैं अपन। फड़ बांसते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों फड़ किस कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सापरा भीलवाड़ा, ध्यान रखना है। सापरा भीलवाड़ा की जो फड़ है वो यहाँ पे प्रसिद्ध होती है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी होती है, जिस प्रकार पाबूजी की फड़ होती है। तो ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे बड़ी फड़ किससे संबंधित होती है, देवनारायण जी जैसे रामदेव जी की फड़ होती है। ये सभी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। तो प्रश्न नंबर 100 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फड़ के वाचन के समय ध्यान रखना है वो रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रावण हत्ता रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 रहेगा। बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो बांकिया है, सिंगी है, टोटा है, ये लोकवाद्य है, ये किस परंपरा से संबंधित है। दोस्तों आपको एग्जाम में भी प्रश्न पता लग गया होगा कौन सी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस का। प्रश्न नंबर 101 में देखिए दोस्तों यहाँ पे बांकिया, सिंगी, टोटा और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुशिर वाद्य यंत्र, यानी फूंक देकर, हवा देकर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उसे बांकिया है, सिंगी है, टोटा है, ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 102, और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है। यानी राजस्थान राज्य की आत्मा है या फिर सभी नृत्यों का सिरमौर है, वो किसको कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 2010 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी राजस्थान राज्य की आत्मा और सभी नृत्यों का सिरमौर है वो किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 102 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे घूमर। घूमर को सभी नृत्यों की तो आत्मा और राज्य की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। 4 है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे RAS 2012 और यहाँ पे हाई कोर्ट एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे असुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कौन से हमें सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी से संबंधित है, सही है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। गीदड़ है, चंग है, डप है यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों डांडिया, ये मारवाड़ से संबंधित है, ये भी सही है। डोल नृत्य जालोर से संबंधित है
और जो बमरसिया नृत्य है वो ध्यान रखना है बीकानेर का नहीं है। ध्यान रखना है बमरसिया नृत्य है वो बीकानेर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भरतपुर से संबंधित रहेगा। बमरसिया भरतपुर से संबंधित रहेगा। तो सही आंसर अपना असुमिलित है, वो यहाँ पे सुमिलित नहीं है, वो इसका मतलब प्रश्न नंबर यहाँ पे 103 का आंसर रहेगा डी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लोग द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। यानी भील जनजाति के द्वारा जो विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? हाथीमाना, गेर, नेजा या गरबी? दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि SI 2011 और राजस्थान पुलिस 18 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है भीलों से संबंधित। तो दोस्तों आप जो क्वेश्चंस करवाई जा रही है उसके आधार पर आप अनुमान खुद भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 104 सही आंसर रहेगा दोस्तों हाथीमना। हाथीमना है वो यहाँ पे ध्यान रखना है भीलों के द्वारा किस पर अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 105, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रासिया द्वारा, दोस्तों ग्रासिया जो कौन सी जिले में? सिरोही में सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना ग्रासिया कहाँ पाई जाती है? सिरोही में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जनजाति। तो किस नृत्य में लोक वाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 105 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वालर नृत्य। वालर नृत्य है, इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। ध्यान रखना है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2011, 12 और 2020 लेटेस्ट राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 106, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए होता है कि प्रत्येक राज्य देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जिस प्रकार अपन अनुच्छेद 53 के अंदर बात करते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 52 से संबंधित होता है। उसी प्रकार अपने को राज्य जो राज्य है, राज्य से संबंधित राज्यपाल के बारे में बताना है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। वो कौन सा अनुच्छेद होता है? प्रश्न नंबर 106 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 153 यानी 153 के अंदर बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 107, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? ध्यान रखना अपने पद पर कब तक रहता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जेल वार्डन 2017 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर 107 सही आंसर रहेगा दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, और राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 108, किसे हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन है जिसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है? वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे कौन है जिसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है? महाभियोग का अनुच्छेद ध्यान रखना है किसके अंतर्गत है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर है, ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 56 के आधार पर लगाया जाता है, और उसकी प्रक्रिया किस में रहेगी? अनुच्छेद 61 में रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 108 और सही आंसर रहेगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल को है वो ध्यान रखना है किसके आधार पर? महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। साथ ही में राष्ट्रपति पर, और जो नियंत्रक वो माल्य का परीक्षक है अनुच्छेद 148 के अंदर ध्यान रखना है, उसको यहाँ पे किसके आधार पर हटा सकते हैं? महाभियोग के द्वारा हटा देते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 109, संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्या होता है। प्रश्न नंबर 109 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है? नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है बल्कि नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ये पे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर
110 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 110, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, सचिवालय से संबंधित बात है। राजस्थान में जो सचिवालय की स्थापना है 13 अप्रैल 1949 को की गई थी, ध्यान रखना 13 अप्रैल 1949 में। जो प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन, वर्तमान में जो उषा शर्मा है, ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। तो राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, 110 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री के समक्ष से शपथ लेता है और उसके प्रसाद पर्यंत ही इसका कार्यकाल भी होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111 देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 111, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये अपने को बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये बनी थी कब, और 2020 के अंदर जो जेएन की एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कोई भी ओल्ड नहीं होता है, कभी भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, जो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष, ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 111 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 112, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? यानी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? 112 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। सीधा सीधा पूछा जाए, देखिए दोस्तों जेएन एग्जाम 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, कि राजस्थान की पहला महिला मंत्री कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 112 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल है वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री है दोस्तों। यहाँ पे साथ ही में ये उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम में उप मुख्यमंत्री भी रह सके हैं, साथ ही में ये गुजरात की राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है वो कौन है, वो अपने क्या पे बताना है। कॉलेज लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 113 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, प्रथम गैर कांग्रेसी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह थे, ध्यान रखना कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं, यानी कितने प्रतिशत ये मंत्री बन सकते हैं? क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। 91वां संविधान संशोधन 2003 भी इसी संबंध में किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 है, वो बताया गया था कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो पीटे सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर, आरएएस 2013 और सेकंड ग्रेड 2011 और 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री सहित की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 114 के अंदर, तो वो 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। तो विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है, 200 का 15% अगर निकालें तो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज़्यादा मंत्री राजस्थान में नहीं बन सकते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों यहाँ 115, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? यानी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है? आरएएस 1994 और सीटेट 2016 प्रश्न पूछा गया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 115 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो संज्ञा दी गई है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो वो नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखना विश्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, विश्व स्तर पर। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें, हरित क्रांति जो कब आई थी, जो 1900 हरित क्रांति कब आई थी? 1965-66 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 1966-67 से हरित क्रांति से संबंधित। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति के जनक भारत के संदर्भ में पूछे तो 116 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन, यानी एम.एस. स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाएंगे। और विश्व स्तर पर देखें तो वो नॉर्मन ई बोरलॉग कहलाएंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117 देखें दोस्तों,
प्रश्न नंबर 117, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुमेलित नहीं है यानी सही मिसमैच है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, ये अपने को यहाँ पे मिसमैच बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित रहेगी, प्रश्न नंबर 117 के अंदर वो यहाँ पे गेहूँ से संबंधित रहेगी, सही है, अपने को पता है। पीली क्रांति वो तिलहन से संबंधित है, सरसों से संबंधित है, वो भी सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो नीली क्रांति है वो अंडा उत्पादन से नहीं रहेगी, बल्कि नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित रहेगी। ध्यान रखना किससे, मत्स्य पालन या समुद्री जो जीव होते हैं उनसे संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे मिसमैच कौन सा हुआ, सही सुमेलित नहीं है, वो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 118, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी अपने को यहाँ पे नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 2010 में अंदर आया था दोस्तों ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2010, सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन में याद रखना है क्या पूछा गया, तो उसके गोला लगा लेना है। तो नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, प्रश्न नंबर 118 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेरीकल्चर वो किससे है, तो यहाँ पे रेशम उत्पादन से है, ध्यान रखना है। पीसीकल्चर है वो मत्स्य उत्पादन से, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर है वो फल और उत्पादन से। एपीकल्चर वो किससे रहेगी, तो अंगूर उत्पादन से नहीं रहेगी, बल्कि एपीकल्चर है वो किससे रहेगी, मधुमक्खी पालन से। ध्यान रखना मधुमक्खी जो पालन है, शहद पालन से, तो यहाँ पे एपीकल्चर रहेगी। तो ये मिसमैच यहाँ पे निकल के आ गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119, प्रश्न नंबर 119 देखिए दोस्तों, रबी की फसल है। दोस्तों यहाँ पे रबी की फसल, अपन फसलें देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती है दोस्तों यहाँ पे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है वो अपने को यहाँ पे पेड़ जोड़ा बताना है 119 में। और जो सेंस रहेगा दोस्तों रबी की फसल है वो ध्यान रखना है, चना, गेहूँ, सरसों है वो रबी की फसल के अंदर बोई जाने वाली फसलें होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 देखिए दोस्तों, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन फाइबर की बात कर रहे हैं अपन, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन फाइबर की बात कर रहे हैं, इसके किससे जाना जाता है, जूट, सन, अश्वगंधा या कपास। गोल्डन फाइबर भारत के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर होता है गोल्डन फाइबर। प्रश्न नंबर 120 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूट, जिसे अपन सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं, सुनहरा रेशा भी इसे कहते हैं, तो वो जूट यहाँ पे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों 121, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है फिर से अपने को वही बताना है दोस्तों, यहाँ पे मिसमैच बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 2017 और 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 121 के अंदर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हरित क्रांति के जनक मैंने बताया था दोस्तों विश्व स्तर पर कौन है, तो नॉर्मन इवोलोव और भारत के अंदर स्वामीनाथन, तो ये सही है। स्वर्णिम क्रांति, तो यहाँ पे निपंग तुतेज, ध्यान रखना स्वर्णिम क्रांति, तो इसका जो प्रश्न नंबर यहाँ पे 121 में है, स्वर्णिम क्रांति, निपंग तुतेज, ये भी सही है। और श्वेत क्रांति जो दूसरे उत्पादन से संबंधित है, वर्गीज कुरियन, ये भी सही है। तो नीली क्रांति है वो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पे विशाल तिवारी है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नीली क्रांति मत्स्य, नीली क्रांति है उस यहाँ पे प्रश्न नंबर 121 में डी इसका मिसमैच रहेगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 122, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन हुआ है। जो शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था वो कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। RS 2007, यूपी टेट ध्यान रखना है दोस्तों 2013 और महिला सुपरवाइजर 2019 तीनों में प्रश्न पूछा गया है 122 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सितंबर 1893, ध्यान रखना सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, सितंबर 1893। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की आयु क्रम से बताना आपने को कितनी निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 1829 से संबंधित था शारदा एक्ट, उसके अंदर जो लड़कियां और लड़कों की क्रम से बतानी है, पहले लड़कियों की फिर लड़कों की। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 123 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, लड़कियों की उम्र थी उस टाइम में विवाह की वो 14 साल, और जो लड़कों की उम्र निर्धारित की गई थी वो यहाँ पे ध्यान रखना है कितनी, 18 साल निर्धारित की गई थी। जो वर्तमान में देखा जाए
61वां संविधान संशोधन के आधार पर देखिए अपन यहाँ पे, तो लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 साल यहाँ पे कर दी गई है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 124 देखिए दोस्तों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज है, इसके संस्थापक कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 124 के अंदर। सत्यशोधक समाज जिसके आधार पर 11 अप्रैल दोस्तों अभी लेटेस्ट 11 अप्रैल को जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, सत्यशोधक समाज, ये भी करण से अपने को यहाँ भी याद रखना है दोस्तों। 11 अप्रैल को जो सार्वजनिक अवकाश किसकी जयंती में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। ध्यान रखना किसके, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 125 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया? शुद्धि आंदोलन के किस संस्था के द्वारा चलाया गया है वो अपने यहाँ पे बताना। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्यशोधक समाज? शुद्धि आंदोलन की बात करें प्रश्न नंबर 125 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शुद्धि आंदोलन है वो आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था यहाँ पे आर्य समाज, उसके द्वारा यहाँ पे शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 126 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 126, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, मिसमैच है वो कौन सा है? यूपी टेट और सी टेट 2015-17 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे 126 के अंतर्गत बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, सती प्रथा है, ये सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पे संबंधित रहेगी। शिशुवध यहाँ पे ध्यान रखना है वो लॉर्ड वेलेजली से, और जो शारदा एक्ट है वो लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो दास प्रथा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, दास प्रथा है ये नॉर्थ ब्रुक से संबंधित नहीं रहेगी। किससे संबंधित नहीं रहेगी? नॉर्थ ब्रुक से संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 127 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मिसमैच कौन सा है वो ही अपने को यहाँ पे इसके अंदर भी बताना है दोस्तों। राजस्थान पुलिस 2008 और SI 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन, प्रश्न नंबर 127 में बताना है। असहयोग आंदोलन है वो 1920 के अंदर शुरू हुआ था, वो अपने को यहाँ पे सही है। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये भी सही है। चोरा चोरी घटना जो 5 फरवरी 1922 से संबंधित है, चोरा चोरी घटना, ये भी सही है। तो खेड़ा जो आंदोलन है वो 1928, ये मिसमैच रहेगा। जो खेड़ा आंदोलन है 1900 यहाँ पे 28 वाला, ये खेड़ा आंदोलन बिल्कुल मिसमैच रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 128 देखे दोस्तों यहाँ पे 128, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही सुमेलित है, यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में सही सुमेलित कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 128 में देख दो दोस्तों, यहाँ पे चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, सही है। रोलेट एक्ट 1919 से संबंधित, सही है। खेड़ा आंदोलन 1918 में, यहाँ पे खेड़ा आंदोलन 1928 दिया गया था, तो गलत था। यहाँ पे खेड़ा आंदोलन 1918 से संबंधित है। और जो भारदोली सत्याग्रह है, सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, तो ये भी 1928 से संबंधित, सही है। तो सही आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सही रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 129 देखे दोस्तों, सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पे कौन सा है वो मिसमैच है वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सी टेट 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, गणपति उत्सव है वो 1893 में सही है। अभिनव भारत समाज है वो 1904 सही है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 सही है। जो शिवाजी उत्सव है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 1885, ये यहाँ पे मिसमैच रहेगा। तो सही आंसर अपना निकल के आ गया है यहाँ पे शिवाजी उत्सव वाला। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 देखिए दोस्तों, सही सुमेलित है दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 130 के अंतर्गत। तो पहला है द्विराष्ट्र सिद्धांत 23 मार्च 1940 से संबंधित रहेगा। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 से संबंधित है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और ये यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे क्या रहेंगे, सही रहेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 131, प्रश्न नंबर 131 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही सुमेलित है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। मुस्लिम लीग
30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 है, ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। बांटो और छोड़ो 1943 से संबंधित है। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र है वो मार्च 1932 से सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे सही ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 132 देखे दोस्तों। यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किस सामाजिक आंदोलन का प्रेरणादाता थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो किस सामाजिक संस्था की प्रेरणा थे, आंदोलन के प्रेरणा थे वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान पुलिस 2005 और सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 132 में। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह शुरुआत की गई थी वो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 133, मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों। मारवाड़ के अंदर जो दामनी है वो क्या है वो अपने क्या पे बताना है। मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है। पटवार 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था, मारवाड़ में दामनी क्या है। कलात्मक जूतियाँ, सिंचाई करने का औजार, ओढ़ने का एक प्रकार या एक प्रकार का राजस्व का। 133 सही आंसर रहेगा दोस्तों मारवाड़ में जो दामनी है वो ध्यान रखना है ओढ़नी का एक प्रकार है, यानी ओढ़नी जो पीड़ा पोमचार ये चलती है इसी प्रकार की चुनरी उसमें ओढ़ने का प्रकार रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 134, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त मिली है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थानी पोशाक है कौन सी है जिसको नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 134 के अंदर बताना है कौन सी यहाँ पे पग रहेगी और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना जोधपुरी जो कोट है, जोधपुरी कोट को यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 135 देखें दोस्तों, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये सभी है, ये क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये सभी क्या है वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 135 के अंतर्गत देखिए दोस्तों यहाँ पे आरपीएससी 2006, टैक्स असिस्टेंट टैक्स 2018 और जो राजस्थान पुलिस 2020 उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी पगड़ियों की शैली, जितनी भी यह राजस्थान की पगड़ियों के नाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 136 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136 रहेगा यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा यहाँ पे मिसमैच है 136 में बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दामड़ी क्या है, तो यहाँ मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग के ओढ़ने को अपन दामड़ी के नाम से जानते हैं, सही है। पेशवाज क्या है, महिलाओं की पूर्ण पोशाक को पेशवाज कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पंचा क्या है, तो शहरी आदिवासियों की धोती को अपन पंचा कहते हैं। तो आदिवासी पुरुषों के लिए जो सिल्का वस्त्र है उसे कच्छाबू नहीं कहते दोस्तों। यहाँ पे कच्छाबू किसे आदिवासियों की तंग धोती के नाम से इसे जाना जाता है, यहाँ पे कच्छाबू रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 137 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 137, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। फिर से दोबारा से दोस्तों यहाँ पे एक तरफ आपको आभूषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ कहाँ पहने जाते हैं वो बताना है, मिसमैच बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है 137 के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे खीवण है, ये खीवण महिलाओं के नाक का आभूषण है, बिल्कुल सही है। खींच महिलाओं के सिर का आभूषण है, ये भी सही है। जो कांटा होता है ये महिलाओं के नाक का आभूषण है, ये भी सही है। और कातरियो है वो महिलाओं का कान का आभूषण यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मिसमैच रहेगा कातरियो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 138 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 138, कांठल, काकाणी, खुंगाली, कटसरी आदि शरीर के किस भाग के आभूषण है दोस्तों। यहाँ पे बताना है आपको जो कांठल है, काकणी है, खुंगाली है, कटसरी है, ये आदि शरीर के किस भाग के आभूषण रहेंगे। प्रश्न नंबर 138 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गले, यानी गले के आभूषण रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 139 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 139, जेला, जमेला, पीपलपत्रा, अंगूठे आदि किस अंग के आभूषण है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों 2 बार पूछा गया था 2018 में कृषि अनुदेशक और एलडीसी 2018। जमेला, जेला, पीपलपत्रा, अंगूठे आदि किस अंग के आभूषण रहेंगे 139 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कान, कान के आभूषण ये रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे देखते हैं अपन यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा 140, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए दोस्तों, चूंप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। चूंप
दोस्तों यहाँ पे चूंप और एक आती है चोंप, ध्यान रखना है, एक तो आती है चूंप और दूसरा आता है चोंप। तो चोंप तो कहाँ पहनी जाती है वो अपने घर पे बताना है। साथ ही में दोस्तों चोंप होती है, चोंप पहनी जाती है नाक के अंदर। चोंप तो कहाँ पहनी जाती है, नाक में, और चूंप होती है, ध्यान रखना है, वो दांत में। तो चूंप हो गई, रखन, मेघ, तो ये किस में, दांत में पहने जाने वाले आभूषण रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 141 देखिए दोस्तों, यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली यहाँ पे बोली जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है आप खुद लगा सकते हो अनुमान, यहाँ पे कितनी एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है। 141 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों बागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो बोली बोली जाती है वो बागड़ी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 142 देखिए दोस्तों, यहाँ पे दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंत का साहित्य है वो किस भाषा में संग्रहित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 142 में बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दादू पंत का जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है, उस ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 143 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 143 थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। प्रश्न नंबर 143 देखिए, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम विद्वान कौन थे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके प्रथम विद्वान यहाँ पे कौन थे 143 के अंदर बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 143 सही आंसर रहेगा यहाँ पे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है यहाँ पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके यहाँ पे प्रथम विद्वान रहेंगे, इसके जनक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 144 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 144 डॉक्टर L.P. टेसीटोरी का संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है। डॉक्टर L. टेसीटोरी जो इंग्लैंड के हैं दोस्तों, यहाँ पे विद्वान है इंग्लैंड के, तो इसका संबंध किससे वो अपने यहाँ पे बताना है। राजस्थानी चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी संगीत से, या राजस्थानी हस्तकला से। L.P. टेसीटोरी के नाम से जानते हैं अपन। 144 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थानी चारण साहित्य। राजस्थानी चारण साहित्य से संबंधित कौन रहेंगे यहाँ पे, L.P. टेसीटोरी संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 145 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 145 पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय की बात कर रहे हैं अपन, इसके लेखक कौन है दोस्तों। यहाँ पे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 145, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, यहाँ पे जयानक भट्ट के द्वारा लिखी गई रही। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 146 देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है। राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रारंभ यहाँ पे कब किया गया था दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था वो राजस्थान में ही किया गया था। कब किया गया था 146 में बताना है, और सही आंसर 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के अंदर राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे वो यहाँ पे भगवंत BS मेहता थे उस टाइम में। तो राजस्थान में जो पंचायती राज का जनक है वो BS मेहता को माना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 147 देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें जो सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच होते हैं वो अपना इस्तीफा त्यागपत्र किसे देते हैं वो अपने घर पर बताना है। 147 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों विकास अधिकारी। जो विकास अधिकारी जिसे अपन BDO के नाम से जानते हैं, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। VDO नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक होता है VDO, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये तो पंचायत में होता है, और ये होता है जो पंचायत समिति स्तर पर होता है BDO, उसको यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 148 देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए गए। दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 148 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 2010 सन 2010 के अंदर जो है राजस्थान सरकार के द्वारा 5 विभाग है वो पंचायती राज संस्थाओं को यहाँ पे दिए गए थे सन 2010 के अंतर्गत। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 149 देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव
करवाने का दायित्व है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑप्शन से एक बार और ले लेता हूँ, इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको नीचे भी दिखाई देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा से, तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनके चुनाव कराने का दायित्व है वो किसका होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव होते हैं, इन विधानसभा चुनावों को करवाने का दायित्व किसे रहेगा, तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का रहेगा। ध्यान रखना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का रहता है। लेकिन राजस्थान के जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें जिला प्रमुख का हो गया, जो पंचायत समिति हो गई प्रधान हो गया, और जो सरपंच के चुनाव है वो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 150 देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, गवर्नर जनरल कौन थे, कर्जन, रिपन, लॉर्ड कैनिंग या डलहौजी। प्रश्न नंबर 150 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग थे। वो 1857 की क्रांति के समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 151, किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की, वो अपने यहाँ पे बताना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी 21 अगस्त 1857 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 151 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरिनपुरा छावनी के यहाँ पे जो सैनिक थे उनके द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे नारा दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 152 देखिए दोस्तों, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान के कौन सा राजा है जो 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। कुल मिला के अपने को ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। प्रश्न नंबर 152 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीकानेर का जो सरदार सिंह था दोस्तों यहाँ पे अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 153 देखिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसने अपनी संपूर्ण धनराशि रानी लक्ष्मीबाई को देकर यहाँ पे क्रांति के अंदर सहयोग किया था। प्रश्न नंबर 153 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमरचंद भाटिया। राजस्थान के द्वितीय जो भामाशाह है वो अमरचंद भाटिया को माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 154 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 154, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की। दोस्तों यहाँ पे तात्या टोपे है और राजस्थान में कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे। तो उसमें से ध्यान रखना है 1857 के विद्रोह के समय है वो किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की यहाँ पे सहायता की थी। बाद में दोस्तों यहाँ पे नरवर के जो जागीरदार थे मानसिंह नरूका, उसके द्वारा पकड़ा गया तात्या टोपे को यहाँ पे मरवा दिया गया था, अंग्रेजों के हाथों फांसी पे लटवा दिया गया था। प्रश्न नंबर 154, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सलूम्बर के केसरी सिंह। सलूम्बर जो वर्तमान में उदयपुर में है, सलूम्बर के केसरी सिंह के द्वारा यहाँ पे तात्या टोपे की क्या की थी, सहायता की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 155, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे 1857 के दौरान एक पुस्तक लिखी गई थी, मांझा प्रवास के लेखक कौन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 155 बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 155, और सही आंसर रहेगा दोस्तों मांझा प्रवास वो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सही आंसर रहेगा विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 156 देखे दोस्तों यहाँ पे, कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो मिस मैच है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। 156 में बताना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे उदयपुर का है मेजर सावर्स है, सही है, पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का मेजर बर्टन था जिसका सिर काट के लटका दिया गया था। और जयपुर का है वो कर्नल ईडन था, ये भी सही है। और जोधपुर का है वो पैट्रिक लॉरेंस नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं रहेगा, मेक मोशन यहाँ पे रहने वाला है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोधपुर का है वो पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 157 देगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 157, कौन सा जोड़ा सही है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा जोड़ा है वो सही है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही है। रियासत और एक साइड में दिए गए हैं अपने को एजेंट, कौन सा यहाँ पे सही है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा था यहाँ पे सिरोही है, सिरोही में जेडी होल थे, एजेंट सही है। मेवाड़ में अपन ने देखा है अभी मेजर सावर्स थे। और जोधपुर के अंदर अपन ने देखा है मेक मोशन। यहाँ पे जोधपुर के अंदर कौन था, पैट्रिक लॉरेंस है, वो यहाँ पे नहीं था। तो ये मिस मैच अपन ने देखा था। तो यहाँ पे जोधपुर में कौन था, मेक मोशन था। तो यहाँ पे सभी उपरोक्त सभी पॉलिटिकल एजेंट बिल्कुल अपनी सही रियासतों से संबंधित थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 168 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 158 सॉरी, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ यहाँ पे शासक दिए गए हैं। 158 बताना है, सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न देखे दोस्तों यहाँ पे कोटा है, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय थे, वो सही है, जिसको नज़रबंद कर दिया गया था। जोधपुर के हैं वो तखत सिंह, ये भी सही है। धौलपुर के भगवंत सिंह है, वो भी सही है। भरतपुर के है वो शिव सिंह नहीं है, ध्यान रखना। भरतपुर के है वो यहाँ पे शिव सिंह भरतपुर से संबंधित नहीं रहेंगे, धौलपुर से संबंधित भगवंत सिंह रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 159 देंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 159, 1857 की क्रांति का नेतृत्व में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। एक तरफ यहाँ पे रियासत, दूसरी तरफ शासक बताए गए, फिर से वही कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीमच के अंदर हरि सिंह था, ये भी सही है। जयपुर में नवाब विलायत खां, ये भी सही है। टोंक के अंदर मीर आलम खां, ये भी सही है। अलवर के अंदर मेहराब खां और लाला जयदयाल, ये अलवर से संबंधित नहीं है बल्कि ये कोटा से संबंधित थे। तो ये अपने को यहाँ पे मिसमैच अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 देखे दोस्तों यहाँ पे। 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व है वो किसने किया था। कोटा का नेतृत्व की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसके द्वारा किया गया था। अभी प्रश्न नंबर 159 में बताया गया है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 160 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। यहाँ पे कोटा का जो नेतृत्व है लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। और कोटा का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था, ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय, जिसको नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 161 देखे दोस्तों यहाँ पे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 161 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोंक के अंदर है वो नवाब वजीरुद्दौला थे, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। बूंदी के अंदर राम सिंह थे, सिरोही के अंदर शिव सिंह थे और करौली के अंदर यहाँ पे लक्ष्मण सिंह नहीं थे, हरबख्श पाल सिंह थे। तो यहाँ पे करौली के अंदर लक्ष्मण सिंह करौली से संबंधित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 162। प्रश्न नंबर 162 देखिए दोस्तों। 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। 162 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नसीराबाद में 28 मई 1857 जो राजस्थान में पहली क्रांति हुई थी। नीमच के अंदर 3 जून 1857 सही है। एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 जिसमें चलो दरी मारो में फिरंगी का नारा दिया था। तो कोटा के अंदर यहाँ पे 22 अक्टूबर 1857 नहीं रहेगा बल्कि 15 अक्टूबर रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोटा से संबंधित ये मिसमैच रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 163 देखिए दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ हुई, सर्वप्रथम कहाँ हुई वो अपने यहाँ पे बताना है। जो कब हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी, ध्यान रखना है। और कहाँ हुई थी, प्रश्न नंबर 163 के अंदर नसीराबाद अजमेर के अंदर यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 164 देखें दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो कौन थे। 1857 की क्रांति के समय पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। राजस्थान के AGG कौन थे, कैप्टन हीथकोट, हेनरी लॉरेंस, कैप्टन ब्लैक या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 164 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो राजस्थान के AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 में थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 165 देखो दोस्तों यहाँ पे। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन है। नसीराबाद छावनी की बात कर रहे हैं अपन, जो 28 मई 1857 को पहली बार 1857 की क्रांति का स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, उसको लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे। 165 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के द्वारा है वो नसीराबाद छावनी को लूटा गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 166 देखिए दोस्तों यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे 1950-51 में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता है जो किस कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, गगन नदी के किनारे। उसको सर्वप्रथम 1950-51 में सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लेकर आया था। प्रश्न नंबर 166 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा ये प्रकाश में लाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 167 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 167 रहेगा
किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को, ध्यान रखना कौन सा इतिहासवेता है जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद यानी तीसरी राजधानी, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। इससे पहले दो राजधानी कौन सी बताई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया, किसके द्वारा बताया गया। 167 सही आंसर रहेगा तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा ये यहाँ पे संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट और आ गया प्रश्न नंबर 168। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट है, कोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। यानी अनाज रखने के दो बड़े पात्र थे जिसका नाम था गोरे और कोट। ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, कौन सी सभ्यता में मिले थे। 168 में था और साइंस रहेगा तो आर्य सभ्यता के अंदर है वो अनाज रखने के दो बड़े पात्र गोरे और कोट को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 169 देखे दोस्तों। यहाँ पे सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा है वो सुमेलित नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। मिसमैच है वो अपने यहाँ पे इससे बताना है। एक तरफ है प्राचीन स्थल, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता। 169 बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा है वो अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पे खोजी गई थी। आड़ है एच डी सांकलिया से संबंधित थे। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है जो यहाँ पे बी एन मिश्र से संबंधित है। बैराट है वो केदारनाथपुरी से संबंधित नहीं है बल्कि कैलाश नाग दीक्षित से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे बैराट है वो यहाँ पे केदारनाथपुरी से संबंधित नहीं रहेगी। तो सही आंसर अपना यहाँ पे डी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 170। राजस्थान में अशोक का अभिलेख जिसे मौर्य सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों पे राजस्थान में अशोक का अभिलेख यानी मौर्य सभ्यता से संबंधित है वो कहाँ प्राप्त हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है, कहाँ प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 170 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैराट। बैराट के अंदर जो बाबरू शिलालेख है वो अशोक के शिलालेखों से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 171 देखिए दोस्तों। यहाँ पे मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों, मत्स्य जनपद उसकी राजधानी कहाँ थी वो अपने यहाँ पे बताना है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी 171 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विराटनगर। विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 172 देखिए दोस्तों। यहाँ पे 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुआ। 11 कमरे हैं, इतना विशाल भवन है वो अपने को यहाँ पे मिला है, कौन सी सभ्यता से मिला है 172 के अंदर बताना है दोस्तों। यहाँ पे 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में कौन सी सभ्यता से मिला है। जेएन एग्जाम 2020 में प्रश्न पूछा गया था और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे 172 का बालातल। बालातल है उस सभ्यता से यहाँ पे ध्यान रखना है। 11 कमरों वाला विशाल भवन अपने को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 173। भारत में पाया जाने वाला अधिकांशतः लोहा तत्व किस किस्म का होता है। भारत के अंदर जो लोहा पाया जाता है वो कौन सी किस्म का होता है। लोहा है वो 4 किस्म के होते हैं दोस्तों यहाँ पे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिरेराइट। ध्यान रखना है उसमें से जो कौन सा लोहा है यहाँ पे राजस्थान भारत के अंदर पाया जाता है ज़्यादातर। वन 173 बताना है दोस्तों यहाँ पे और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत के अंदर जो अधिकांश तो लोहा तत्व पाया जाता है वो हेमेटाइट श्रेणी का होता है और सबसे अच्छा होता है वो मैग्नेटाइट श्रेणी का लोहा होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 174। प्रश्न नंबर 174 देखिए दोस्तों। यहाँ पे सिंदरी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंदरी नामक स्थान है वो कौन से उत्पादन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है वो अपने यहाँ पे बताना है। रीट एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा था गया था। 174 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों रासायनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं दोस्तों पे केमिकल फर्टिलाइजर वो सिंदरी उससे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 175। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था। जो राजस्थान के लिए जो राजपूताना नाम है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया। 175 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर रहेगा सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा है वो राजपूताना नामक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया था राजस्थान के संदर्भ में। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 176। सुमेलित नहीं है यानी कौन सा है वो मिसमैच है वो अपने यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है राजा और दूसरी तरफ उनका राज्य अभिषेक है, रोमन से उनसे संबंधित बताना है अपने को 176 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे महाराणा कुंभा है उसका राज्य अभिषेक राज्य रोहन है 1433 में हुआ था, सही है 1433 से 1467 रहेगा। राणा सांगा है वो राणा सांगा यहाँ पे
1509 के अंदर गद्दी पर बैठे थे, 1509, 1528 सही रहेगा इनका भी। साथ ही में महाराणा प्रताप है यहाँ पे 1540 से 1572, इनका भी सही है। और यहाँ पे जो राणा उदय सिंह है ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, राणा उदय सिंह 1599 से संबंधित यहाँ पे नहीं रहेंगे 176 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 177, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? जो प्राचीन राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें जो मालवों की शक्ति बढ़ गई थी वो इसका शक्ति का केंद्र किसके आसपास था, वो अपन को यहाँ पे बताना है। 177 बताना है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों जयपुर, जयपुर के आसपास है वो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र होता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 178, किस चौहान शासक ने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? कौन सा चौहान शासक है जिसने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति 551 के अंदर सांबर के आसपास मानी जाती है। बिजोला शिलालेख से भी अपने को जानकारी मिलती है। लेकिन अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया है 178 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अजयराज, अजयराज ने है वो यहाँ पे अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। तो चलिए दोस्तों ये अपन ने 178 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिए हैं। तो लगभग अपन यहाँ पे आज 80 क्वेश्चन किए, क्योंकि अपन ने 99 से स्टार्ट किया था तो 178 तक कर लिए। तो किसने सही प्रश्नों को अपन आप जवाब दे पाएंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास कैसे लगी वो भी बताइए। और शाम को जो MCQs लेते हैं उसमें जरूर जुड़ा करो दोस्तों यहाँ पे। और कल अपन यहाँ पे अगली जो सीरीज़ लाएंगे इससे आगे वो 179 से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर मॉर्निंग के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।